नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने की बात की, 56 इंची सीने की बात की और मंदिर भी उसमें था। तो लोगों ने उस पर विश्वास किया, उनको मौका दिया और लोग देख रहे हैं कि उन्होंने दिया क्या और कैसे काम किया। तो जो सामने दिखाई दे रहा है हम सब लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खराब लगता है। मंदिर बना दिया उन्होंने तो उसको वो उपलब्धि मानते हैं, हम भी मान लेते हैं। 370 उनको खत्म करना था, उन्होंने खत्म कर दिया, उपलब्धि मानते हैं, हम भी मान लेते हैं। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? जो उनको करना था वो उन्होंने किया, और लेकिन उससे देश को कोई फायदा नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी ये कि जो वो भ्रष्टाचार दूर करने की बात थी, जिससे कुछ नया होना था या हो सकता था, उसको लगभग भूल गए। और अगर हम बाकी सब देखें तो लगता है कि भ्रष्टाचार अब पहले से कई गुना ज्यादा है। तो ये तो एक बात हुई कि जो आपका असली मुद्दा था, जो आप देने वाले थे, मंदिर तो बात की बात थी, वो तो सब एडिशनल था और साइड इफेक्ट्स थे सरकार के। सरकार का काम ये सब नहीं हो सकता था। सरकार का काम था एक अच्छा प्रशासन देना और एक अच्छी व्यवस्था देना। तो इस दोनों मामले में ये सरकार मुझे बुरी तरह फेल लगती है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुझे नहीं लगती है, बहुत लोगों को लग रही होगी, लगनी चाहिए। तो उसका एक दो उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस व्यवस्था में जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, सब मोदी जी अकेले कर रहे हैं। और मुझे लगता है, या हम सबको ये समझना चाहिए कि एक आदमी का काम नहीं है देश चलाना। अगर एक आदमी का काम देश चलाना होता, हो सकता अगर एक आदमी से देश चल सकता होता तो इतनी व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं थी। और जब इतनी व्यवस्था है, अगर आप सबका फायदा नहीं लेंगे, सबको यूजलेस कर देंगे या उनका उपयोग नहीं उठा करेंगे, तो उसका नुकसान होगा जो दिखाई दे रहा है। जैसे एक नोटबंदी एक आइडिया था, ठीक है, मोदी जी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने हिम्मत नहीं की, हमने हिम्मत की, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, आपने हिम्मत की, इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको एक एक ऐसा प्रयोग करके रुक जाना चाहिए था, या इसको जस्टिफाई करना चाहिए था कि अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो अगला फिर क्यों करेंगे। और दूसरे कि ये आपका अपना आइडिया नहीं था, कैसे आया था, ये सब सार्वजनिक हो गया। तो ये सब करने के बाद कि हम जो आप कर रहे हैं उससे फायदा नहीं हो रहा है, वो आपका ओरिजिनल आइडिया नहीं है, और किसी के कहे सुने पे आपने बिना विचार किए, जो आपकी टीम थी, जो लोग आपके सलाहकार थे, उनसे सलाह किए बिना, उनकी राय लिए बिना आपने जबरन एक तरह से थोप दिया। तो ये आपकी कार्यशैली भी है, जो कार्यशैली थोड़ी तानाशाह वाली, डिक्टेटरशिप वाली है, जो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इन सारी बातों से लगता है कि जो आदमी डेमोक्रेटिक नहीं है, जो आदमी अपने मन की थोपता है और कहता है कि हमारा 56 इंची का सीना है, और जाहिर है वो 56 इंची का नहीं है, उन्होंने ऐसे ही कह दिया था। और ये उसी तरह है कि आप एक मुगालते में, एक गलतफहमी में कुछ भी कहते रहे। ये कह देना कि अकेला सब पे भारी है, संसद में कह देना, आप अकेले सब पे भारी नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं इसलिए भारी हैं, नहीं तो आप क्या बिगाड़ लीजिएगा। आपके पास सीबीआई, ईडी है इसलिए आप भारी हैं, आपके साथ सांसदों का दल है, एक बहुमत है, इसलिए आप वहां कुर्सी पे बैठे, इसलिए आपको संसद में बोलने दिया जा रहा है, नहीं तो आपको घुसने कौन दे संसद में। तो आप अकेले भारी नहीं है, आपको वोट मिला है, आपको बहुमत मिला है, और आप तमाम लोगों के समर्थन से सत्ता में बैठे हैं, और आप कह रहे हैं अकेला सब पे भारी। आप अकेले सब पे भारी नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री की सोच बताती है, और इस पद पर पहुंचकर भी उनकी सोच 10 साल बाद भी वही है, ये शर्मनाक है। और इसलिए लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए कि क्या ये आदमी इस पद के लायक है। और उसका एक दूसरा उदाहरण ये है, अभी जवाहर मेमोरियल का नाम बदल देना, या उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया गया। बेसिकली उसका कैरेक्टर ही बदल दिया गया। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री के संग्रहालय जैसी किसी चीज की जरूरत थी तो वो एक नया और अलग बनाया जा सकता था, बना देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो बना था, इतने साल से चला, जवाहरलाल नेहरू के लिए बना था, प्रधानमंत्री के लिए नहीं बना था। और जवाहरलाल नेहरू जो है सो है, वो आपके कम करने से कम नहीं हो जाएंगे। तो और जवाहरलाल नेहरू को आप कहेंगे कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री थे और हम भी प्रधानमंत्री इसलिए हम बराबर हो गए, तो वो हो नहीं जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो हैं, जो रहेंगे, और जो आप हैं सो आप रहेंगे। आपने जो किया है वो आपका काम आपके साथ है, और नेहरू जी ने जो किया था, जो थे, वो हैं। तो अब आप उसको नेहरू म्यूजियम को प्रधानमंत्री संग्रहालय बना देंगे तो वो हो नहीं जाएगा।
तो ये आपकी सोच बताती है, और चूंकि आप अकेले काम करते हैं, आप किसी से राय विचार करते ही नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का आइडिया है। तो आइडिया के लेवल पे वो ये है कि आप पीछे चले जाओ। मेरा मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मान लीजिए और उनके समर्थक बहुत अच्छा मानते हो और मान लें कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, 370 हटा दिया वगैरह वगैरह, तो क्या उनके बाद अगर बीजेपी की सरकार आएगी, नहीं आएगी, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा संग्रहालय स्मारक बनाएगी? मुझे लगता नहीं बनाएगी। कांग्रेस की सरकार क्यों बनाई? जब उनको नेहरू जी का किया याद नहीं है, तो मोदी जी का किया तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। और अगर बीजेपी की सरकार मोदी जी का कोई स्मारक बना देगी, तो कांग्रेस की सरकार आगे चल के क्यों नहीं तोड़ देगी? तो ऐसे देश चलता है, ऐसे काम होता है, और ये प्रधानमंत्री के स्तर का काम है। तो इस हालत में मुझे लगता है कि ये सिर्फ नहीं दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी फंसी है, मुझे लगता है कि हम फंसे हुए हैं कि हमने किसको प्रधानमंत्री बना दिया। पूरा देश फंसा हुआ है कि हमने किसको प्रधानमंत्री बना दिया, ये किस लायक है। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, आज मैंने सुबह सुबह एक ट्वीट पढ़ा कि 500 के जो नोट छपे उसमें 88,000 करोड़ रुपए के नोट गायब हैं, मतलब प्रेस में छपे और रिजर्व बैंक को नहीं मिले। तो मैं ये देख रहा था, ये ढूंढना शुरू किया कि इससे रिलेटेड खबरें क्या हैं, तो ये सब ढूंढते हुए तो पता चला कि वाकई नोट तो गायब ही हैं। 88,000 करोड़ रुपए के बराबर के नोट गायब हैं, और जिसकी कोई चर्चा नहीं है, वो आरटीआई के सवाल के जवाब में वो बताया गया है। और इस खबर को ढूंढते हुए मुझे पता चला कि 500 रुपए के 2 तरह के नोट बाजार में हैं, और दोनों को असली कहा जाता है। तो क्या मैं ये ना मानूं कि 500 रुपए का दूसरा वाला नोट बाद में इरादतन प्लान्ड छपवाया गया है और जो गायब हो गया, जिसका कुछ हिस्सा गायब हो गया, या जो भी स्थिति है, 80,000 करोड़ रुपए का सवाल, 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सवाल है, और सरकारी व्यवस्था करेंसी का सवाल है। आप 100 करोड़ रुपए के लिए एक मंत्री को जो सबसे अच्छा काम कर रहा था जेल में बंद कर देते हैं। 2005 और 12 के मुकदमे के मामले की जांच करने के लिए तमिलनाडु के मंत्री को जेल में बंद कर देते हैं। जो दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जो सबसे अच्छा काम कर रहा था, वो जेल में बंद है कुछ करोड़ रुपए के लिए। और 88,000 करोड़ रुपए के नोट कहां गए उसका पता ही नहीं है। तो ऐसा प्रशासन आप दे रहे हैं, या आपके प्रशासन की चिंता ऐसी है। और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, अडानी के 20,000 करोड़ रुपए का मामला है। तो आप कर क्या रहे हैं? जो आपको करना है वो तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाते और तब वो प्रूव नहीं होता कि उन पर पॉस्को का केस है, या तब वो लड़की गिरफ्तार होने के बाद वो अगर उसका बयान वापस लिया जाता है या बयान प्रूव नहीं होता, तो माना जाता कि इंक्वायरी हुई है। जब आपको दिखावा ही करना था तो यही दिखावा करते, लेकिन आपको उसकी भी जरूरत नहीं लगी। आपने गिरफ्तार नहीं होने दिया, गिरफ्तार नहीं हुए और बयान पलट गया। ये साफ साफ दिखा रहा है कि दबाव में बयान बदला गया है। ये आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया और मनीष सिसोदिया बिना सबूत के जेल में है। ये हमारी व्यवस्था है। ठीक है, वो अदालत के आदेश पे जेल में है और ये पुलिस की जांच में गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस ने किया और वो अदालत ने किया। लेकिन इस समय जिस ढंग से सरकार चल रही है उसमें सब तो नरेंद्र मोदी ही करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये व्यवस्था बनाई है कि अगर उनका समर्थक होगा तो वो 20,000 करोड़ रुपए में भी गिरफ्तार नहीं होगा, 88,000 करोड़ रुपए की चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर वो विरोधी है तो वो 2015 का मामला हो या 2005 हो, उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप कैसा न्याय कर रहे हैं? क्या सरकार चला रहे हैं? और अगर आप सब पे भारी है तो किस बात के लिए भारी है? इसीलिए कि एक आदमी को आप बचा लें और एक आदमी को बिना मतलब जेल में डाल दे, जो काम कर रहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ बिना मतलब, और ठीक है वो अगर अपराध है सब है, तो भी अगर उन्होंने रिश्वत ली है तो एटलीस्ट अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो जो आदमी काम कर रहा था वो जेल में है, और जो आदमी 88,000 करोड़ रुपए के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जिसको ढूंढा जाना चाहिए, जिसका पता लगाया जाना चाहिए, वो काम ही नहीं हो रहा है। तो सरकार का काम और प्रायोरिटी ये है। मणिपुर वाला मामला हम लोग ले लें। मणिपुर में आज जयराम रमेश जी ने ही ट्वीट किया है कि मणिपुर के 10 से ज्यादा नेता दिल्ली आकर 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने का, और प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है मिलने का। तो प्रधानमंत्री के पास समय इसलिए नहीं है कि उनके पास बोलने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। तो संसद में ये बोल देना कि अकेला मैं सब पे भारी हूं, और जब काम करना हो तो आप किसी से मिले नहीं, किसी से बात नहीं करें, और मणिपुर जल रहा है,
इतने लोग मर गए, इतना सब हो गया, आपने एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं बोला, तो जाहिर है कि आप प्रशासक के रूप में आप उस पद पे, जिस पद पे बैठे हैं, उस पद पर काम करने के लिए आप अयोग्य, अक्षम है, या आप काम कर नहीं रहे हैं, चाहे उसका कारण जो हो। दोनों कारण से उनकी कुर्सी खतरे में है, होनी चाहिए और उनको निश्चित रूप से हटा देना चाहिए। अगर अगर वो खुद नहीं हटते हैं तो उनकी पार्टी के लोगों को हटाना चाहिए, और कम से कम चुनाव अगर बीजेपी को जीतना है या जीतने की कोशिश करनी है तो इनको हटा के ही चुनाव लड़ना चाहिए, तभी चुनाव होगा। अदरवाइज नरेंद्र मोदी में अब कुछ बचा नहीं है। वो फ्यूज बल्ब हैं जो पहले 500 वाट के होंगे, 1000 वाट के होंगे, अब वो किसी लायक नहीं है, तो अब उनके नेतृत्व में कोई क्यों वोट देगा, मुझे नहीं समझ में आता है। तो अगर मैं देख रहा हूं तो बीजेपी में भी लोगों को ये दिखना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि हम इनके नाम पर कैसे वोट मांगे। और अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर तो उसका नुकसान पूरी पार्टी को उठाना चाहिए, और फिर पूरी पार्टी इस लायक नहीं है। जी राजीव जी, 2024 का इंतजार है। आना चाहता हूँ गर्ग